नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अनुपम मिश्रा जी जुड़ गए हैं, स्वागत कर लेते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है, बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। तो साहब, एसआईआर पर चर्चा हो गई, वंदे मातरम पर भी हो गई। दोनों विषयों पर कांग्रेस ही घिरती हुई दिखाई दी। ये अलग बात है कि बाद में राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिला हुआ है। मतलब लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। 6 राज्यों में से 4 में उन्होंने अपनी सरकार बना ली। धड़ल्ले से दुनिया की सैर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं, वक्फ पर संशोधित कानून पारित करा लिया, इम्पोज और कर पूरी दिया। पूरी पूरी दुनिया में सम्मानित भी हो रहे हैं। हाँ, 28 देश उनको सम्मानित कर चुके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। फिर उन्होंने और कहा कि और और हजरत मोहम्मद के 42वें वंशज स्वयं उन, उनकी गाड़ी चला रहे हैं। सोचें आप। उनकी गाड़ी चला रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं। और और वहां पे अमित भी शाह, अब आज भी मैं देख रहा था। आज कहाँ इथोपिया पहुंचे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर भी चला रहे हैं। हाँ हाँ, वो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए हाँ, पहुंचे। हाँ। और नहीं, गाड़ी भी चला और रहे थे, मैं देख। जी हाँ, जी हाँ। और राहुल गांधी की नजर में उन्हें जबरदस्त तरीके से डांटने वाले अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। जबकि पूरी दुनिया ने और देश ने देखा कि अमित शाह ने लीडर ऑफ अपोजिशन की डर्टी पॉलिटिक्स और नासमझी को किस तरीके से झाड़ा सदन के सर, मैं बीच में। आपको कभी बीच में नहीं टोकता, लेकिन आज बार बार टोकने का मन कर रहा है। पूरी दुनिया ने नहीं, इनके जो दरबारी पत्रकार हैं वो कह रहे हैं। मैं देखा, राजदीप सरदेसाई ने कहा कि अमित शाह ने जो भाषण दिया उसके बाद राहुल गांधी के पास सदन से भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल। एक्चुअली सेट दैट, इन्हीं भाषा में कहा उन्होंने। यस राजदीप यस। सरदेसाई। तो अब जबकि सरकार विधायी कार्य लेकर के आई है, अंतिम सप्ताह में महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं, पारित होने हैं, संशोधित होने हैं, तब राहुल गांधी विदेश यात्रा पहुंच गए हैं। यहां अपनी बहन जी को कमान सौंप गए कि अब आप यहां देखिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए। और शायद अपने पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं को भी छोड़ गए, ये कह करके कि मेरे पीछे जितना आपको गोबर करना है उतना गोबर करिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या गोबर किया है, जरा उस पर भी बात करेंगे। और राहुल गांधी जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे टी शर्ट में और पत्रकारों को नसीहत देते थे कि आप इसलिए ये स्वेटर, ये भारी भारी जर्सी और ये जैकेट पहने हुए हैं क्योंकि आप सर्दी से डरते हैं। वो जर्मनी पहुंच करके, म्यूनिख पहुंच करके बाकायदा भारी भरकम जैकेट में दिखाई दिए हैं। यानी जर्मनी पहुंचते ही उनको भी अब सर्दी से डर लगने लगा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, उनका एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ कहा है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आ गया है, वक्तव्य आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है? कांग्रेस ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के तमाम जो ग्रोथ के पैरामीटर हैं उनमें भारत पिछड़ रहा है और विदेशों से भारत को सीख लेनी चाहिए। तो क्या कहा है, क्या बयान दिया है प्रदीप भंडारी ने? उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 में 1.9 लाख करोड़, 2024-25 में 11.3 लाख करोड़, बढ़ोतरी 6 गुना। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2014-15 में 38,000 करोड़ और 2024-25 में 3,27,000 करोड़, यानी 760% की बढ़ोतरी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 2014-15 में केवल 2 यूनिट, 2024-25 में 300 यूनिट इस समय मोबाइल बना रही है। कुल बढ़ोतरी 14,900% की।
मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 में 18,000 करोड़ और 2024-25 में 5,45,000 करोड़, जो 2928% बढ़ोतरी दर्ज करता है। मोबाइल फोन के निर्यात 2014-15 में 1,500 करोड़, जो अब 2 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, यानी 13,233% की बढ़ोतरी। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 1991 बनाम 2024, 1991 में 2 मिलियन यूनिट्स बनते थे, 2024 में 28 मिलियन यूनिट व्हीकल बन रहे हैं, 1300% की बढ़ोतरी है। और भारत का अगला लक्ष्य क्या है? 2030 तक 50 मिलियन वाहन, 2047 तक 200 मिलियन वाहन। दुनिया के टॉप 2 ऑटो निर्माता। जी अनुपम जी, ये क्या बीमारी है राहुल गांधी को और कांग्रेस को? जब प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर होते हैं, जब उनका वहां सम्मान हो रहा होता है, लगभग उसके आगे या पीछे या लगभग उसी समय राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकलते हैं और उसके बाद गलत बयानी करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ राहुल गांधी खुद बेनकाब होते हैं। जो उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला दिया, हकीकत ये बात उन्होंने 2024 के जब चुनावी नतीजे आए थे तो भी उन्होंने कहा था मैंने मोदी का कॉन्फिडेंस हिला दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, तो सब कॉन्फिडेंस आपको समझ में आ गया। अब वो फिर कह रहे हैं अमित शाह के हाथ कांप रहे हैं और प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला दिया। दूसरी बात, अभी जो आप बता रहे थे कि राहुल गांधी के विदेशी दौरे पे कांग्रेस ने बयान जारी किया है, सर इसमें थोड़ा सा मैं ये जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस ने बयान अपनी तरह से नहीं जारी किया, राहुल गांधी ने यह बयान जर्मनी में दिया है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग दुर्भाग्य से समाप्त हो रही है और हमको सीख लेनी चाहिए। यह बयान राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर लिया है। इनफैक्ट मैंने आज इसको ट्वीट किया, मैंने इसको ट्विटर पे डाल के कहा है कि देश हो या विदेश, राहुल गांधी एक भी बयान बिना अपने देश को कोसे, बिना अपने देश को गाली दिए नहीं दे सकते। जहां तक पृथ्वीराज चौहान की बात है, उन्होंने पहले कहा कि ऑप सिंदूर में हम हारे, फिर आज उन्होंने एक नई बात कह दी, उन्होंने कहा हमको सेना की जरूरत ही नहीं है, छोटी मोटी सेना रखो, बाकी सैनिकों को किसी और काम में लगा दो। किस काम में लगा दो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी क्या अगला चुनाव पाकिस्तान से लड़ने की प्लान कर रही है क्या? उसको कराची से, इस्लामाबाद, लाहौर से, रावलपिंडी चुनाव लड़ना है? इनकी एक भी बात, अब आप खुद ये भी आप बताया कहते कि बीएमसी चुनाव होने वाला है और बीएमसी चुनाव के पहले इस तरह का बयान, ऐसा बयान कि जो हार्डकोर कांग्रेसी कार्यकर्ता उसका दिल भी हिल जाए, उसका दिल भी हिल जाए। मतलब ऐसे माहौल में कह रहे हैं कि भारतीय सेना को डिसबैंड कर दो, भारतीय सेना बर्खास्त कर दो, थोड़े बहुत रख के बाकी उनको किसी और काम में, किस काम में लगा दूं भाई? हाँ इसके, अच्छा ऐसा नहीं है पृथ्वीराज चौहान अपनी तरफ से कुछ ही कह रहे हैं, भारतीय सेना को बलात्कारी बता चुके हैं राहुल गांधी। जब पुलिस उनसे पूछताछ करने का, पता नहीं किसी ने मुझसे कहा तो मैंने कह दिया। आपने देखा था वो संदीप दीक्षित भारतीय सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बता चुके हैं। बिल्कुल नहीं, संदीप दीक्षित क्यों बता रहे हैं आप समझिए ना, इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, ये ऊपर से शुरुआत होती है। किसी जमाने में नेहरू कहते थे सेना की जरूरत नहीं, आज ये कह रहे हैं कि सेना की जरूरत नहीं है। तो सब बड़ा दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। मतलब देखिए, ये यहां बैठ के जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक प्रोग्राम पे डिस्कशन कर रहे हैं, इससे हट के मैं कह रहा हूं, अभी कैमरा जब ऑफ हो जाएगा, जब हम आप बात नहीं कर रहे होंगे, तो अकेले में भी मेरा मन दुखता है ये सोचकर कि साहब ये हो क्या रहा है। देश की सबसे, इसको जीओपी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कह रही है कि हम चुनाव, हम मतलब पूरी दुनिया बता रही है कि साहब हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया, पाकिस्तान बता रहा है, फोटो आ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम युद्ध हार गए, और फिर आप कहते हैं ऐसी सेना की आवश्यकता ही नहीं है। आपका नेता कहता है सेना बलात्कारी है, आपके बाकी लोग कहते हैं सेना अध्यक्ष सड़क का गुंडा है। उसके बाद पहले दिन से आप सिंदूर से ये लोगों ने अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं लगातार, ये हमारे कितने प्लेन गिर गए, क्या गिर गए। मतलब मैं सीरियसली, देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा तो शुरुआत से इतने साल विपक्ष में रही, जाने दें। अरे भाई, इंदिरा गांधी भी जो विपक्ष में थी उस तरह की बातें नहीं करती थी, राजीव गांधी भी जब विपक्ष में थे तो ऐसी बातें, मतलब ये तो एकदम नई बात शुरू कर दी साहब इन्होंने, ये तो एकदम शुद्ध देशद्रोह की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। और उसके बाद ये कहते हैं कि साहब हमको वोट नहीं मिला, वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी नहीं हो रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, तुम अपनी जेब से निकाल निकाल के वोट फेंक रहे हो दूसरी तरफ। हर बार 1 फुट गड्ढा खोदते हैं
और अब तक 90 से ज्यादा फुट का गड्ढा खोद चुके और उसमें राहुल गांधी नीचे उतर चुके और कह रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रहा है। तो हर बार आप हर चुनाव के साथ 1 फुट गड्ढा खोदते जा रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे हैं। तो आपको बचाएगा कौन? दूसरी बात ये है अनुपम जी, ये मनरेगा हो या कोई और योजना हो जिसको जनादेश मिला है सरकार को, वो उसमें बेहतरी के लिए कुछ प्रदर्शन, कुछ बदलाव कर सकती है। 1900 अगर 2047 का एक विजन रखा है कि तब तक हमें विकसित भारत बनाना है, तो ये जो एक संकल्प लिया है वो मौजूदा सरकार ने लिया है, जिसको इस देश की जनता ने जनादेश दिया है कि आप अपने हिसाब से जो जनता के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर है वैसी नीतियां बनाइए और उनको क्रियान्वित करिए। जो वादे किए हैं उनको पूरा करके दिखाइए। तो मनरेगा का नाम पहले ना बदला गया हो या पहले से डे वन से यही नाम रहा हो, तो भी आप चलो, आप छाती पीट लो, आंसू बहा लो, लेकिन आप जानबूझ करके सदन को बाधित ही करना चाहते हैं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आया, ये भी आप मुझे समझाइए कि महात्मा गांधी के नाम पर 4 वोट मिलते हैं क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आज की तारीख में? तो महात्मा गांधी को केवल इसलिए कि आपने उनका उपनाम अपने नाम के साथ लगा रखा है, इसलिए आप महात्मा गांधी के नाम की कोई योजना परिवर्तित करके अगर किसी दूसरे नाम से लाई जा रही है, तो आप गला फाड़-फाड़ करके चिल्लाएंगे। देखें, पहली बात तो जो ये मनरेगा पे जो चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस इसलिए मैं अच्छे मानता हूं कि एक तरफ उन्होंने जो 100 दिनों की गारंटी थी उसको बढ़ा के उन्होंने 125 दिन कर दिया। अलबत्ता ये जरूर कर दिया जो बुआई और कटाई के 2 महीने होते हैं उस दौरान इसको हटा दिया, क्योंकि बुआई और कटाई में जब आप मनरेगा चलाते हैं तो खेतों में मजदूर नहीं मिलते, खेतों में मजदूर नहीं मिलते, खेती पिटती जा रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम मुझे लगा। रही बात उसका नाम बदलने का, प्रियंका गांधी ने कहा कि जब आप एक योजना का नाम बदलते हैं तो नई स्टेशनरी लगती है और देश को बड़ा नुकसान होता है। सोच के देखिए जरा, नई स्टेशनरी लगती है और देश को बड़ा नुकसान होता है। ये वो लोग हैं जिनकी सुरक्षा पे अरबों रुपया खर्च होता है। बहरहाल, तो मैंने कल अपने पॉडकास्ट में भी कहा था और आपके शो पे भी मैं दोहरा दूं कि नाम कैसे बदले जाते हैं। मैं बताता हूं उस समय इनकी देश की स्टेशनरी कहां गई थी। 1984 में राजस्थान कनाल को बदल के इंदिरा गांधी कनाल किया, उसको छोड़िए। 86 में आपने पालम हवाई अड्डे को बदल के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेशनरी बदली होगी कि नहीं बदली होगी। 1989 में अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तुमने इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया। स्टेशनरी बदली कि नहीं बदली। कैनॉट प्लेस के इनर सर्किल का नाम राजीव चौक कर दिया, आउटर सर्किल का नाम इंदिरा चौक कर दिया 1995 में। स्टेशनरी बदली कि नहीं बदली। फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप, उसको 2008 में आपने बदल के नेहरू फुलब्राइट कर दिया। स्टेशनरी बदली कि नहीं बदली। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन को 1991 में राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन बना दिया। स्टेशनरी बदली कि नहीं बदली। नेशनल ओल्ड एज पेंशन को 2007 में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन बना दिया। बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि नाम कैसे बदल दिया। अरे भैया, अब उन्होंने अपने नाम पे तो नहीं रखा, तुम तो सब कुछ अपने ही नाम पे करने के लिए तुमने इतने नाम बदल डाले। एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम, सैकड़ों, लिटरली से रोड का नाम बदलना हो, बिल्डिंग का नाम बदलना हो, एयरपोर्ट का नाम बदलना हो, स्कीम्स का नाम बदलना हो, कैनाल्स का नाम बदलना हो, मतलब फॉरेस्ट का नाम बदलना हो, वाइल्ड लाइफ का नाम बदलना हो, आप चौराहों का नाम बदलना हो। अरे भाई, जितनी मूर्तियां लगी हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू की, उतनी मूर्तियों में तो मुझे कभी कभी लगता है कि नया राष्ट्रपति भवन बन जाएगा। इतनी मूर्तियां उन्होंने लगा रखी हैं। तो ऐसे लोग जब ये कहते, मतलब मेरी तो एकदम इनकी बात समझ के बाद। लेकिन चलिए ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपका काम विरोध करना, आप विरोध करें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम देश को गाली ना दें। आज यही बात मैंने पोस्ट किया कि राहुल गांधी एक बयान ऐसा नहीं दे सकते, ना देश के अंदर ना देश के बाहर, जिसमें उन्होंने अपने देश को कोसा ना हो और उसको गाली ना दी। और ये हर बार का राग हो गया है, हर बार उनको जाकर के यही तमाशा करना है और देश के खिलाफ, और फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर लिया,
भाई प्रधानमंत्री का तो एक एक मिनट का शेड्यूल आप देखिए, उनका भाषण देखिए। इथियोपिया की पार्लियामेंट में भी जो भाषण दिया है, जहां जहां वो जाते हैं देश को गौरवान्वित करने वाले भाषण देते हैं, तथ्य रखते हैं, ग्रोथ स्टोरी बताते हैं और आगे का विजन भी बताते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप हर जगह जाकर के गोबर करते हैं। मुझे ये बताइए, वो थोड़ा हल्के में रह गया पृथ्वीराज चौहान, इनके दिमाग में क्या है? क्या समझ में आता है आपके? मुझे सच में नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ओंकार से, मेरी तो सारी पत्रकारिता फेल कर जाती, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कोई नो वन इन हिज राइट सेंसेस, कोई भी, अभी देखिए वो कह रहे थे एक दिन, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे, कहते भाई राहुल गांधी जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसको आप नोट कर लीजिए और एक साइकेट्रिस्ट को दिखा लीजिए, उसके बाद उसकी रिपोर्ट ले लीजिए। वो तो खुलेआम राहुल गांधी को मेंटल, पागल, सब कुछ कहते रहते हैं। मैं ये सब नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई ऐसे तो चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, ऐसे तो ना चुनाव लड़े जाएंगे ना जीते जाएंगे। फिर तुम SIR के लिए रोते रहो, ईवीएम के लिए रोते रहो, वोट चोरी के लिए रोते रहो, तुम्हारा एजेंडा भी कोई नहीं मान रहा है, कोई इसको स्वीकार भी नहीं कर रहा है। और क्या कहूं सर, क्या कहूं। ये देखिए उस दिन रामलीला मैदान में किस तरह इन्होंने खड़गे को बेइज्जत किया। खड़गे साहब उठ के खड़े हो गए, सुरजेवाला ने उनके नाम का मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि अब खड़गे जी बोलेंगे, आदरणीय खड़गे जी बोलेंगे, परम आदरणीय खड़गे जी बोलेंगे। और जब खड़गे खड़े हुए तो सोनिया गांधी ने हाथ पकड़ के बैठा दे, बैठ जाओ भाई, मेरे लड़के ने कह दिया वो बोले। और उसके बाद सुरजेवाला ने कह दिया नहीं नहीं अब राहुल जी पहले बोलेंगे। राहुल जी जेब में हाथ डाल के मुस्कुराते हुए चले गए। तो आप लोग अपने, अच्छा कोई पहली बार नहीं है, कोई पहली बार नहीं। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को बेइज्जत किया, नेहरू ने पटेल को बेइज्जत किया, सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी की धोती खोल के बाथरूम में बंद कराया, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की पार्थिव शरीर को बेइज्जत किया। बिल्कुल। राहुल गांधी इसके पहले मनमोहन सिंह को बेइज्जत कर चुके हैं, अब वो खड़गे को बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये भाई इतना घमंड, इतना अहंकार, वो भी बिना किसी काबिलियत के। मैं तो ओंकार सर कभी कभी मुझे एकदम मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इससे क्या हासिल करना। मुझे ले देकर एक ही बात लगती है कि नॉर्मली एक राजनेता जब बयान देता है तो राजनीति को ध्यान में रख कर देता है। इनके सारे बयान कुंठा से, ईर्ष्या से और फ्रस्ट्रेशन से निकलते हैं, उसमें राजनीति तो नहीं। मतलब मैं पढ़ कर के, देख कर के, सुन कर के आश्चर्यचकित रह गया जब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम तो पहले दिन ही, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हार गए थे। भारत तो पहले दिन ही हार अच्छा गया देखिए, था। होता क्या है कि फिर ये सब पाकिस्तान इनको नैरेटिव बना के चलाता है। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उठा इनको बंद कर देना चाहिए, जैसे नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हुआ है। सोच के देखिए कि हमारे देश की जो वाणिज्यिक राजधानी है बॉम्बे, महाराष्ट्र का ये आदमी मुख्यमंत्री रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी राह चलते आदमी ने बयान दे दिया हो। उस दिन प्रियंका गांधी कह रही थी कि भाई किसने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और हम तो नहीं जानते, किसी ने पब्लिक में दिया। वो इनकी जयपुर की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष निकली। बिहार में जिसने प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया तो उसको इन्होंने विधायक का टिकट दे दिया था, हल्ला मचा दो वापस लिया। तो मोदी को नीच कहने की शुरुआत ऐसा नहीं है कि केवल मणिशंकर अय्यर ने कहा, उसके पहले सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर और क्या क्या कहा था। तो इन्होंने अपनी पूरी राजनीति को गाली गलौज पे केंद्रित कर लिया है। कभी फौज को गाली देते हैं। मुझे याद एक बार राहुल गांधी हमारे फौजी जवानों से मिलकर उनको खुलेआम कैमरे पे भड़का रहे थे, कह रहे थे फौजी अधिकारी आपका शोषण करते हैं। ये सीधे सीधे ट्रेजन है, ये देशद्रोह है। बिल्कुल। फौज में बगावत भड़काने का प्रयास करना, इनको तत्काल गिरफ्तार हो जाना चाहिए। आप फौजियों से मिलकर कह रहे हैं कि आपके अधिकारी आपका शोषण करते हैं। मतलब आप जेन जी से कहते रहते हो कि विद्रोह कर दो देश में, वही क्या कम है कि आप फौजियों से भी कहेंगे कि तुम भी विद्रोह कर दो। देखिए, सितंबर 2024 में जब आतंकवादी करार दिया था, आतंकवादी कह दिया था बीजेपी के एक सांसद ने, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो खड़गे को जवाब दिया था जेपी नड्डा ने, 3 पेज की एक चिट्ठी लिख करके। उसका एक पैरा मैं आपके सामने रखता हूं।
ये एक पैरे में उन्होंने बताया था कि आपके लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या-क्या कह रखा है। उन्होंने लिखा कि खड़गे जी, क्या-क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट। मतलब इतनी गालियां बक रखी हैं मोदी को। उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खरगे के मुंह पर मारा कि ये जरा गाली सुन लीजिए कि आपके लोगों ने मोदी जी के बारे में क्या-क्या कह रखा है। तो इनका तो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि मोदी के प्रति इस हद तक इसमें फ्रस्ट्रेशन। एक चीज खड़गे भूल गए, इसमें एक चीज भूल गए नड्डा साहब। राहुल गांधी ने तो एक रैली में ये भी कहा था कि 2024 में कि चुनाव हारने दीजिए, इनको दौड़ा के पब्लिक डंडों से मारेगी। हाँ, डंडों से मारेगी। यस, ये भी कहा था। तो ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में इनका दिमाग भन्नाया हुआ है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी। किसी दिन इनके दिमाग ना फट जाए, क्योंकि अभी तो भारत की जनता का मूड किसी तरह के चेंज का लग ही नहीं रहा है। और जिस तरह राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, उसमें तो ये और पगलाएंगे। अभी बंगाल में भी अगर वैसा ही नतीजा आ गया जैसा बिहार में, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में आया, उसके बाद क्या हाल होगा इनका? देखिए, राहुल गांधी के दिमाग में एक बात है। अभी मैं देख रहा था शकील अहमद, इनके जो पुराने कांग्रेसी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है बिहार में, वो एक बात कह रहे हैं कि भाई 2004 में हम कांग्रेसियों को उम्मीद नहीं थी कि हम जीत जाएंगे। इंडिया शाइनिंग का कैंपेन लेके अटल बिहारी आए थे, माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी अटल बिहारी की। कांग्रेस जीत गई, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। तो क्या उसके बाद से कांग्रेस में एक धारणा रह गई कि हमको कुछ नहीं करना, हमें बस बैठे रहना, आगे पीछे भाजपा को जनता ही हटा देगी। चलिए, आप कुछ ना कीजिए, अगर आपकी यही सोच है तो कुछ ना करिए, परंतु आप इस तरह के बयान देके जनता को भड़काइए तो नहीं अपने खिलाफ। आप तो अपने ही खिलाफ जनता को भड़का रहे हैं। बिल्कुल। और अनुपम जी, प्रोग्राम के आखिरी इस हिस्से में जरा एसआईआर की बात भी कर ली जाए। अभी 5 राज्यों के एसआईआर के चरण पूरे हो गए और कुछ राज्यों में अभी बचे हुए हैं। और इनके जो नतीजे आए हैं, उसका कुल मिलाकर के अगर निकालें तो करीब 1 करोड़ नाम कट गए हैं। और ये जो अवधि बढ़ाई है, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान, इन 6 राज्यों में अवधि बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में 1 करोड़ मतदाता कट गए हैं। अकेले बंगाल में जितने कटे हैं, उनकी संख्या करीब 58 लाख के आसपास बताई जा रही है। राजस्थान में 44 लाख कटे हैं। लेकिन बंगाल के बारे में कुछ चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, संदिग्ध मानते हुए 1 करोड़ 71 लाख मतदाताओं की जांच नए सिरे से करने के लिए कहा है। ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई हैं आपके हिसाब से बंगाल में? उसके बाद जरा उत्तर प्रदेश पर आते हैं, जहां योगी जी ने कहा कि 4 करोड़ कट रहे हैं और वो बीजेपी के समर्थक वोटर हैं जिनके कटे हैं। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जहां तक देश भर की बात है, जो ये 1 करोड़ नाम कटे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा अनुपात है, वो मृतक लोगों का है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक जो 1 करोड़ कटे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो मृतकों की है। तो आप मृतकों का नाम तक नहीं, ये दिखाता है एसआईआर कितना आवश्यक। नंबर 2 पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं पलायन कर गए, जिन्होंने अपना वोट कहीं और ट्रांसफर करवा लिया है, डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं। और फाइनली वो लोग नजर आ रहे हैं जो जिनको लोकेट करना मुश्किल है, जाहिर सी बात है वो घुसपैठी हैं। तो यानी आप चारों ही कैटेगरी आप देख लें तो आपको समझ में आ गया कि एसआईआर कितना अधिक आवश्यक था। रही बात जो योगी ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब जो ये वोट गायब हुए हैं, इसमें 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी के वोट्स हैं।
तो खैर चलिए, इसको मैं नहीं कहता। वो आप देखिए, ऐसे लगता है कि अखिलेश यादव योगी से ही सीखते हैं। एक दिन पहले तक वो कह रहे थे कि हमारे वोट काट दिए गए, जैसे योगी का बयान आने लगा वो कह रहे हैं भाजपा की वोट करके। तो अखिलेश आज तक यही नहीं तय कर पाए वोट कटे किसके। दूसरी बात, इसमें तो दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा लोगों में एक वो देखा गया है कि साहब आपको फॉर्म दे दिया जा रहा है, उसके बाद भी आप भर के नहीं दे रहे हैं। ऐसा मैंने खुद भी व्यक्तिगत रूप से कई जगह देखा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो ये डेट बढ़ाई गई है, ये बड़ी आवश्यक थी, बड़ी आवश्यक थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कम से कम ये कैटेगरी तो खत्म होगी कि साहब फॉर्म लेके बैठ गए और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद देश में वोटिंग को एक कंपलसरी बनाना, आवश्यक बनाने का भी एक कानून, एक नियम आना चाहिए कि भाई आप देश के योगदान में इतना भी, अगर आप मतलब देश की प्रगति में आप इतना भी योगदान नहीं देना चाहते कि एक दिन निकल के वोट डाल दो, या इतना भी नहीं लेना चाहते कि तुमको जो फॉर्म दे गया है बीएलओ उसको साइन करके वापस दे दो। अगर ये, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कार से कि एक नई चीज इस भारत में आई है कि साहब हर चीज के लिए अपनी अपने अधिकार की बात होती है, आजादी की बात होती है, हक की बात होती है। लेकिन जो हम लोगों ने सिविक्स में बचपन में पढ़ा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, यानी अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। तो अपने कर्तव्य की लोग बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ अपना हक और सिर्फ अपना अधिकार बता रहे हैं। तो बहरहाल जो उत्तर प्रदेश की जो फिगर है, अभी बड़े फुल फ्लो में चल रहा है काम और डेट बढ़ भी गई है। तो आप मानकर चलें कि जब बहरहाल जब ये आ जाएगा तो उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करें कि साहब कितनी फिगर आई और कहां तक फिगर आई। जो उत्तर प्रदेश में तो इस साल के अंत तक 31 तारीख तक डेट बढ़ गई है और लेट अस होप कि थिंग्स विल वर्क आउट। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चाहे वो घुसपैठियों का मामला हो, अनट्रेसेबल लोगों का मामला हो, मृतकों का मामला हो, पलायन का मामला हो और या डुप्लीकेट का मामला हो, ये सारी फिगर्स ये बता रही हैं कि एसआईआर जो कार्रवाई हुई है आवश्यक कितनी थी। मतलब आप खुद सोच कर देखे ओंकार सर कि इस सब कार्रवाई के रहते हुए तो किसी चुनाव का कोई मतलब ही नहीं था। और इससे हटकर भी देखें, जिस देश में 6 करोड़ आधार कार्ड फर्जी तैर रहे हैं, आप सोच के देखिए कितने देशों की पॉपुलेशन नहीं, 6 करोड़ आधार कार्ड फर्जी तैर रहे थे, राशन कार्ड फर्जी तैर रहे थे, डेट ऑफ बर्थ फर्जी बन रही है। तो इस कार्रवाई की बड़ी जरूरत थी। और एक बात जो और देखिए, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जो एसआईआर के नतीजे आ रहे हैं, अभी तो जो इसका असर है वो होगा ही, इसका एक दूरगामी असर ये होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इस तरह की और कार्रवाइयां करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, देश भर में करेगा। क्योंकि इस एसआईआर से ये बात साबित हो गई है कि साहब चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण समय समय पे लगातार करते रहना चाहिए और सख्ती से करते रहना चाहिए। और चलते चलते साहब जरा एक इस पर भी आपकी कमेंट। भारत से ऑस्ट्रेलिया गया था बॉन्डी बीच का गुनहगार, हैदराबाद का मूल निवासी। तो अब तो हम ये नहीं कह सकते कसम खा करके कि केवल पाकिस्तान के लोग ही अलग अलग जगहों पर इस तरह का तमाशा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अब तो भले ही इसको यहाँ ट्रेंड ना किया गया हो और फिलीपींस में जाकर के इसने ट्रेनिंग ली हो, लेकिन इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि भारत के भीतर भी अब जगह जगह इस तरह की मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं, पल्लवित पोषित हो रहे हैं। दिल्ली का ब्लास्ट में भी डॉक्टर मिले थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और ये भी भारतीय ही थे। देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय को सामने आकर इन चीजों का की निंदा करनी चाहिए, इसको रोक लगानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय अभी भी डिनायल में है, वो अभी भी बता रहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इसको इसका जो नतीजा है वो भी तो वही समुदाय भोगता है। आप ये देखें कि राज कपूर, देवानंद से लेकर अभी हाल तक, ये संजय दत्त से लेकर ये अजय देवगन तक, किसी ने आज तक कहा कि मेरे साथ वो दुर्व्यवहार हुआ अमेरिका में जो शाहरुख खान के साथ हुआ। कपड़े उतार के पूरा निर्वस्त्र करके उनकी तलाशी ली गई सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के आगे खान लगा था। तो भाई अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे
तो बात समझिए, बात अब केवल भारत तक सीमित नहीं है ओंकार सर। दुनिया के तमाम देश इसको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, इसको लेकर बहुत गंभीर हो रहे हैं। और अगर अभी भी आप डिनायल में रहेंगे, अभी भी आप सच झूठ करके अपने आप को सही बताते रहेंगे, तो आपको ही दिक्कत आने वाली है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर दो टूक बात करने के लिए। और दर्शकों से ये निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, साझा करें अपने मित्रों के साथ ग्रुप्स में। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाया करें ताकि आपको आगे आने वाले सभी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन मिल जाए। अनुपम मिश्रा जी का चैनल है घूमता आईना, उसको सब्सक्राइब करें, उनको सहयोग करें। बहुत अच्छे विषय लेकर के आते हैं और डेली रात्रि में लाइव आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते।